हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया बिगनर्स के लिए, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ बताया था कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन-कौन सा इंडेक्स है जहाँ पर आप शेयर्स चेक कर सकते हो अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, थीम के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो पहला चीज़ था फ्रेंड्स कि आपको एक ब्रोकर से कांटेक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर उसमें फंड इन्फ्यूज़ करके तब फिर आप उसके बाद अपना ट्रेड को कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो मेन है कि आपको ट्रेड करना कैसे है, कौन सा स्टॉक्स चूज करेंगे अगर आप स्टॉक्स में मतलब ट्रेड करना चाहते हैं या इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आपका कैपिटल साइज क्या है, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें और कौन से इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। देखिए, हम जब भी ट्रेड लेंगे हम मल्टीपल कंफर्मेशन से ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किसी भी तरीके से हम जाकर के ट्रेड कर लें, ठीक है। तो जनरली देखिए, मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो 9 बजे मार्केट ओपन होता है। 9:07 पे या 8 पे प्री मार्केट ओपन मतलब क्लोज हो जाता है। प्री मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट ओपनिंग होने से पहले एक एडजस्टमेंट होता है, जो जहाँ पे कुछ डील्स होते हैं, कुछ मतलब आप उस टाइम में भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड क्या मतलब, आप बाई या सेल का पोजीशन मतलब अपना डेप्थ देख करके जनरली लोग 9:15 जब मार्केट नॉर्मल मार्केट स्टार्ट होता है उस टाइम में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। नहीं, कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि प्री मार्केट में हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते। तो कर सकते हैं ट्रेड, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, मगर जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो 9:15 जब मार्केट नॉर्मल मार्केट स्टार्ट होता है सभी के लिए उस टाइम में ट्रेड करते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, आप फिलहाल के लिए देखिए, अपने अपने सीखने का सबका तरीका है, सिखाने का सबका तरीका है, ट्रेड करने का भी सबका अपना अपना तरीका है। लोग सीखते सब जगह से हैं लेकिन करते वही है जो उनको अच्छा लगता है। तो चलिए हम पिछले मंडे की बात कर लें। मंडे के दिन में आपको चेक करना है कि प्री मार्केट, जब प्री मार्केट का जब ओपनिंग होता है तो ओपनिंग होने के बाद आपको जब 9:07 पे इस तरीके से कुछ क्लोजिंग दिखेगा, वो प्री मार्केट दिखेगा कैसे। यहाँ पे आप जब एनएससी का वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें मार्केट डाटा में प्री ओपन मार्केट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पिछले दिन का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले दिन का डेटा है, मैं आपको बता दूं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको सबसे पहले चेंज करता हूँ परसेंटेज चेंज के हिसाब से। यानी कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से अगर ध्यान दें तो ब्रिटानिया, स्टेट बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, मैं इन 4 या 5 स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। या हो सकता है 6 स्टॉक्स भी ले लूँ या 7 स्टॉक भी ले लूँ, डिपेंड करता है किस तरीके का है। अब बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैं चेज करूँगा, लेकिन हाँ, मैं ध्यान दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले तो आप 9:08 पे ये काम कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्रिटानिया, स्टेट बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, मैं इनको डिलीट कर दूँ। ब्रिटानिया मैंने ऐड कर दिया, स्टेट बैंक मैंने ऐड कर दिया, एक्सिस बैंक भी मैंने ऐड कर दिया और टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, ये हो गए 5 गेनर के लिस्ट। अब मैं लूजर साइड से बात करूं तो लूजर में सबसे इम्पोर्टेंट आएगा रिलायंस, सिप्ला, डिविज लैब, भारती एयरटेल, टाइटन। रिलायंस, सिप्ला, भारती एयरटेल और टाइटन। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है।
अब मैं टाइम फ्रेम सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। तो जब आप डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। तो अगर ध्यान से देखेंगे, मार्केट एक प्योरली एक कंसोलिडेशन मोड में काफी टाइम से था। मैं हाँ, ये आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि मार्केट इस पॉइंट पे रिजेक्शन मिल चुका है, यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, यानी कि मार्केट हो सकता है कि ये अब अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे रहा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट 5 मिनट पे जाएंगे, यानी कि उस दिन फर्स्ट 5 मिनट का क्या हुआ। पहला 5 मिनट का जो ये हाई बनने के बाद, यानी कि 4110 के आसपास, लेकिन इसका जब लो देखा जाएगा तो लो 3930 के आसपास, यानी कि लगभग 90 रुपए का रिस्क है। 90 से 100 रुपये, हाँ लगभग 90 रुपए का रिस्क है आपके लिए, या 100 रुपए का रिस्क। लेकिन इतना लंबा हम रिस्क लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस दिन इस शेयर को इग्नोर करेंगे। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बिल्कुल क्या किया है उसने, देखिए अगर मैं हाई लो को मार्क करूं तो एक सेकंड, ये इसका हाई इसने कभी ब्रेक किया नहीं, इस पॉइंट पे इसने इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद ये एक डाउनसाइड का मोमेंटम दिया, मतलब 614 से 14 से नीचे आया तो वो 607 तक गया। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 मिनट का लो ही काफी देर से सस्टेन करता रहा। इससे भी इग्नोर, मतलब इग्नोर क्या, आप ट्रेड अगर करेंगे भी तो इस पॉइंट पे आपको तकरीबन 10-50 में ट्रेड मिलेगा। उसके बाद फिर लगभग 608 के आसपास आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। आपको ध्यान रखना कि ये 5 मिनट का कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए एक्सिस बैंक को देखते हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट करने के बाद आपके लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये 5 मिनट का हाई। तो फ्रेंड्स अगर मुझे देखा जाए तो 876 और 872 ऑलमोस्ट 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 5 रुपए का ये जो रिस्क है, 4 से 5 रुपए का। अब उसके अगेंस्ट में मुझे कितना टारगेट मिला आप ये भी देख सकते हैं, लगभग 12 रुपए का मुझे टारगेट मिला। तो 4 से 5 रुपए का रिस्क लेकर के अगर मुझे 12 रुपए का टारगेट मिला, दैट मीन्स कि 1:3। जरूरी नहीं है कि जो आप ट्रेड, मतलब जो आप स्टॉक्स चूज करें उसमें आपको मोमेंटम मिलेगा ही। हो सकता है किसी में आपको स्टॉप लॉस हिट हो, किसी में आपको टारगेट 1 दे, टारगेट 2 दे, टारगेट 3 दे। अब डिपेंड करता है कि कितना टारगेट आपको लेना है, आप कहाँ तक वेट कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो आपको कैसे ध्यान रखना है। तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पहले डेली चार्ट पे जाएंगे। अब डेली चार्ट पे अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, ये मैं पिछला स्विंग ले लेता हूँ। एक सेकंड, मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 856 का। ठीक है, जब तक 856 नहीं है। दूसरा ये प्रीवियस डे का लो, यानी कि 862। इस तरीके से आप फिर चेंज करके देखेंगे। आप फिर आवरली में जाएंगे। आवरली में आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अपसाइड में भी एक लिमिटेशन बना हुआ है, यहाँ पे जा रहा है मार्केट तो वहां से सेल ऑफ आ रहा है, इस पॉइंट पे भी आया तो सेल ऑफ आया। तो यानी कि अब इस लेवल को जब भी ब्रेक होगा मार्केट, वो बहुत तेजी से ब्रेक करेगा। चलिए मार्क कर लेते हैं छोटा सा। मैं एक सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने लेवल्स को बना सकते हैं खुद से, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको पता है कि इसके यहाँ से रिजेक्शन मिलना है तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे इसके, या तो फिर अपसाइड लेवल ब्रेक हो या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलने का। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम या तो पहले 5 मिनट पे जाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट पे जाने के बाद मुझे यहाँ से रिजेक्शन दिखा,
इसने वापस रीटेस्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे भी एक छोटा सा शॉर्ट तो कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? छोटा सा शॉर्ट करेंगे इसके ऊपर की एक क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस डाल करके, यानी कि इस लेवल के अगर ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट हो सकता है और अपसाइड जाए। वही अगर डाउन साइड की बात करें तो देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद जाता है अपसाइड में। तो कई लोग क्या करते हैं 15 मिनट यूज करते हैं 5 मिनट की जगह नॉइज को दूर करने के लिए। वहां पे भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर मैं इसका 15 मिनट का लो मार्क करूँ तो 871 पे गया। अगर आप ये लेवल मार्क करके पहले से रखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो ऑलरेडी जो आप यहाँ पे शॉर्ट करके रखेंगे, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा फॉल आया, अरे मार्केट और गिर जाएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप आपको पता कैसे लगेगा? जब आप वॉल्यूम ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है, यानी कि जितने लोग यहाँ से, जैसे कि ये वॉल्यूम देखेंगे तो ये हायर हाई बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, उसके बाद एक हाई के बाद एक लो मारा। मतलब कहने का मतलब यहाँ से सेल ऑफ अब कम होने लगा। अब कम होने के बाद फिर देखिए अगला कैंडल शूट कर दिया अप साइड में। तो खैर इतना इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे, वॉल्यूम को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल सिंपल अपने एनालिसिस को जितना सिंपल रखिए, लेकिन हाँ कंफर्मेशन आपको हर तरीके से लेना होगा। ये तो रही एक्सिस बैंक की। चलिए मैं टाटा स्टील की बात करता हूँ। टाटा स्टील को पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि एक जिगजैग सा पैटर्न बना हुआ है, और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी एक बताया था कि एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा छोटा सा। एक सेकेंड, ये देखिए एक तरीके का एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आपको दिख रहा है। तो पहला तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया कि चलो ये इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल देने का मतलब हो गया कि अब हमारे लिए प्रीवियस डे का जो हाई रहेगा या क्लोजिंग रहेगा वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अब इसको हम स्विच करेंगे 5 मिनट पे, एक सेकेंड सॉरी, आवरली पे। अब आवरली में क्या है? आवरली में है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये लेवल जो है, अब आप और प्रिसाइजली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तकरीबन ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा यहाँ पे। आप इसको और पीछे करके देखेंगे तो आपको ध्यान से दिख जाएगा कि कहाँ से सपोर्ट आ रहा है। एक्चुअली मैंने एक रैंडम लिया है, तो रैंडम लेने का मतलब हो गया कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये पिछले दिन का हाई या क्लोजिंग जो भी हो वहाँ का सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसने जब ब्रेकआउट दिया, ये एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ से अपसाइड मूव किया। अब हमारे लिए अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन कौन सा है हम उसको पहले मार्क करेंगे। हमारे लिए एक स्विंग मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। उसके बाद इसके ऊपर का जो लेवल मुझे दिख रहा है तकरीबन ये लेवल, और जो रीसेंट स्विंग जो है जहां से स्पाइक मारा था, ये स्विंग आप ध्यान से देखेंगे। ये आवरली चार्ट में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। सो अब आवरली के बाद हम स्विच करेंगे कितने मिनट पे? 5 मिनट पे। अब आप ध्यान से देखिए पिछले दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा और रिफ्रेश कर दूं। हाँ, पिछले दिन क्या हुआ, ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल बनाने का मतलब हो गया कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या होना है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट अपसाइड ओपन होकर के नीचे की तरफ क्लोज दिया। यहाँ पे सेंटिमेंट क्या हो गया कि लोगों को अब लगा कि मार्केट और नीचे आना चाहिए, जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेकर के ये मार्केट अपसाइड की तरफ गया, राइट। अब 5 मिनट का अगर हाई और लो भी मार्क करेंगे तो आपको 5 मिनट का लो तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अपसाइड में हाई आपको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ में आपको एक रिजेक्शन मिला, मतलब एक रिट्रेसमेंट मिला। रिट्रेसमेंट के बाद फिर लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद फिर छोटा से रिट्रेसमेंट मिल करके यही 5 मिनट है। मैं दोबारा आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि 106 है और नीचे अब नीचे का लेवल ऑलमोस्ट 104.6 के आसपास, यानी कि 2 रुपए का रिस्क है लगभग। तो 2 रुपए का रिस्क लेकर के आपको अपसाइड में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि काफी अच्छा लंबा मतलब टारगेट मिल जाए। जैसे कि 6 से 10 तक मैं
अगर अपसाइड में देखूँ तो ऑलमोस्ट 110 तक जाने के मार्केट में चांसेस हैं, राइट। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। ये तो बहुत छोटा स्टॉक हो गया, मतलब पेनी स्टॉक में नहीं, मतलब इनका वैल्यूएशन एक्चुअली 1:10 में, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़ा सा इशू हो गया है। अब मैं इसकी बात कर लूँ थोड़ा सा, HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक उस दिन मोमेंटम किया था, तो हमारे लिए लास्ट डे का जो लेवल है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से। अब मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि आप 9:08 पे पहले यही देखेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अब डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन है मार्केट में अपसाइड के लिए। और मैं अगर डाउन साइड की बात करूँ तो रिस्क के लिए, अब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ जब तक ये लेवल अब ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको मार्केट में गिरावट दिखेगा नहीं। इस बीच में जो भी रहेगा मार्केट वोलेटाइल दिखेगा। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो इसके प्रीवियस डे यानी कि कल से उसके पहले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग 97 का आसपास का प्राइस है, वो भी लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं डेली टाइम फ्रेम से स्विच करके मैं आवरली स्विच करूंगा। मैं आवरली में देखूंगा कि क्या हुआ है उसके पिछले दिन भी एग्जैक्टली यही हुआ कि यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद ये वापस ऊपर गया। फिर अब लास्ट डे की बात करें तो ये इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के अपसाइड में, ये अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है, तो मेरे लिए अपसाइड में ये टारगेट अभी 26 तक रहेगा। तो 26 के अपसाइड अगर जाएगा तो ही लंबा एक ब्रेकआउट आपको दिखेगा देखने को। और अपसाइड में टारगेट जो रहेंगे वो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कंसल्टेशन का ब्रेकआउट या एक रेंज का भी ब्रेकआउट आप मान सकते हैं। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे आप जब आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, तो काफ़ी अच्छा मतलब लेवल पे ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो मिल सकता है तो ये अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है, तो 1580 तक जाने के चांसेस रहेंगे अगर ये ब्रेकआउट इस लेवल 1524, 25, 26 के आसपास जो मिलेगा। ये वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, यानी कि एक कैंडल जो एक हफ्ते का डिनोट कर रहा है प्राइस। अब इसको मैं स्विच करूंगा 5 मिनट पे। 5 मिनट पे देखते हैं कि क्या हुआ पिछले दिन। यानी कि ये इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया, यानी कि 1498 से लेकर के 1511, लगभग 13-14 रुपए का को रिस्क है अपसाइड में। और वही अगर डाउन साइड में अगर मेरे को टारगेट भी मिला तो कहाँ तक मिला, आपको ध्यान रखना है कि ये स्विंग पिछला स्विंग तक कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक ना आकर के यहीं तक आया, मतलब ये ऑलमोस्ट 5-6 रुपए आकर के, काफी वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से फिर अपसाइड में गया। आपको वो भी ध्यान रखना है क्योंकि ये हैवी वेट्स है, तो मतलब ये निफ्टी 50 का हिस्सा है और निफ्टी बैंक का भी हिस्सा है। तो कौन सा मतलब इंडेक्स स्ट्रांग है वो भी आपको देखना है। निफ्टी बैंक ज़्यादा मजबूत है तो निफ्टी बैंक का शेयर पे आपको ध्यान देना होगा। निफ्टी ज़्यादा मजबूत है तो निफ्टी के शेयर पे आप ध्यान दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप डिवाइड कर लें। ये तो रहा अपसाइड में बात करने की वजह कि मतलब क्योंकि मार्केट ये अपसाइड में जा सकता है। तो 5 मिनट का अगर मैं देखूँ तो फिर भी मुझे लगभग कुछ ना कुछ तो मार्केट दे करके गया। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब एक बार प्रॉफिटेबल हो जाएं तो वहां से आप कोशिश करें कि कुछ क्वांटिटी बुक करके आप अपने ट्रेड को रिस्क फ्री भी बना सकते हैं, राइट। अगला रिलायंस की बात करते हैं। तो रिलायंस में देखते हैं कि पिछले दिन किस तरीके से ट्रेड हुआ। यानी कि 5 मिनट का अगर मैं लो की बात करूं यहाँ पर, तो 5 मिनट का लो तकरीबन यहाँ पर इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो लो मारने के बाद जो नीचे तक गया वो तकरीबन 15 से 20 रुपए के आसपास डाउन साइड गया। वही अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो 5 मिनट बहुत बड़ा कैंडल इसने बनाया था, लगभग 12-13 पॉइंट का। हालांकि 2600 रुपये का जो शेयर है उसमें 15-20 रुपये का मूवमेंट बहुत ईजी आ सकता है। तो इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करना भी आना चाहिए कि आप कितने का शेयर चूज कर रहे हैं और कितना क्वांटिटी में चूज कर रहे हैं। सिप्ला की बात करें तो चलिए देखते हैं। सिप्ला काफ़ी अच्छा लगता है, मोमेंटम हुआ है डाउन साइड में। देखिए ये 5 मिनट का यहाँ पे गिरावट आने के बाद ये वापस यहाँ पर रिट्रेस किया। मतलब आप वन गो में फुल क्वांटिटी ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा अगर जो राय है, आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। ये हो सकता है कि वापस अप साइड जाए तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिले आप उस लेवल पे वहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट करके अपने पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए टोटल का लिए जो रिस्क रहेगा आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस 5 मिनट का हाई जब क्लोज हो जाएगा तो आपको अपने सेल वाले पोजीशन से एग्जिट करके लॉन्ग भी करना है। सो क्वांटिटी इतना लें, पैसा इतना रखें कि हर एक ट्रेड को अपने मैनेज कर सके। अगला शेयर है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की बात करें तो 5 मिनट का यहाँ पे लो इसने ब्रेक किया। मैं ध्यान से आपको डिनोट करके बताता हूँ।
ये 5 मिनट का लो ब्रेक होने के बाद ये डाउन साइड कहाँ तक आया। अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो लगभग 4 रुपये का रिस्क था, इसने लो मारा लगभग 809 रुपये के आसपास का, लगभग 7 रुपये के आसपास का रिस्क, मतलब 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। क्यों मिला यहाँ से, इसने क्यों रिएक्शन दिया, क्योंकि आपको देख रहे होगे कि यहाँ से इसने एक रिएक्शन, मतलब ये एक स्विंग लो है, मतलब हर एक स्विंग एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगला स्टॉक है टाइटन। टाइटन की बात करें तो टाइटन में बहुत 5 मिनट पे ही ये रहा 5 मिनट का कैंडल फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का हाई हो गया और ये 5 मिनट का लो हो गया। तो 5 मिनट का जो लो हाई यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, जब ज़्यादा ब्रेक करने के बाद वन साइडेड चला जाए तो वहाँ पे आपको ट्रेड भी नहीं लेना, आपको वेट करना है कि ये घूम करके इस लेवल पे कब आता है टेस्ट के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने के बाद भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया 15-20 पॉइंट, 15 पॉइंट के आसपास ऊपर गया, लेकिन वापस ये नीचे की तरफ आया। तो आपको यहाँ पे पैनिक भी नहीं होना है, आपको पता है कि आपको इसके नीचे ही एग्जिट करना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज बैठे रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड लेता, कुछ ट्रेड लेने के बाद होता है मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता, ये वापस आता इस लेवल पे तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेता, फिर जैसा कि मैंने बताया ये और नीचे आता तो मैं और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता, मेरे लिए ओवरऑल स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता। और देखिए ये अपसाइड चला गया। वही मैं इसको डेली चार्ट पे देखूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब पिछला दिन को हम लोग ध्यान पे देते हैं। पिछला दिन जो है, मतलब आप ध्यान से देखेंगे कि लास्ट डे में क्या हुआ। ये लास्ट डे का लो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारा। हमें नहीं पता कि इस दिन क्या होने वाला है, हम इसके पिछले दिन के हिसाब से चलेंगे। पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है तकरीबन ये लेवल का, राइट, और इसका हाई है ये लेवल, यानी कि जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं या फिर इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन किस तरीके से होता है, राइट, क्योंकि ये कैंडल का लो ब्रेक होने का मतलब है कि इसके नीचे आपको सेलिंग मिल सकती है फर्दर। ये क्या बनाया है, हैमर। अब इसको हम क्या करेंगे, आवरली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। अब आवरली चार्ट, चलिए हम 7 तारीख वाला ट्रेडिंग छोड़ करके उसके पिछले वाले दिन को एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हाई है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। अब इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद मेरे लिए सपोर्ट क्या बन जाएगा, ये लेवल के आसपास सपोर्ट बन जाएगा। मैंने क्या किया, इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा, मुझे इस दिन से पहले का मोमेंटम चेक करना है। तो मेरे लिए ये एक स्विंग लो हो गया, ये एक स्विंग हाई हो गया, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, राइट, और मेरे लिए क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पे तकरीबन ये लेवल के आसपास हो गया। अब मैं अगले दिन क्या करूँगा, 5 मिनट पे जाऊँगा। एक सेकेंड, ये रहा फ्रेंड्स 7 तारीख से पहले, ये रहा 5 मिनट। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली तकरीबन यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ हाई मारा, हाई मारने के बाद ये नीचे लो मारा। अब ये 5 मिनट में इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप यहाँ पे ट्रेड, अगर आप बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि इस लेवल पे रिस्क सबसे छोटा रहेगा, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वेट करेंगे 5 मिनट का लो टूटने पे। लो देखिए ब्रेक होने के बाद ये बिल्कुल अपसाइड अपसाइड डाउनसाइड अपसाइड डाउनसाइड बहुत वोलेटाइल रहा, और एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट पे आकर के वापस ऊपर आ गया। यानी कि अगर आप यहाँ से अगर शॉर्ट भी करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं मिलेगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल में, आपके फेवर में नहीं है। चलिए मैं किसी और स्टॉक्स की बात करता हूँ। मैं कुछ और शेयर ले लेता हूँ। यूपीएल कुछ अपसाइड में, और कौन से हैं, विप्रो 390 पे चल रहा है, ठीक है। विप्रो में हम क्या करेंगे, पहले डेली चार्ट में जाएंगे।
डेली चार्ट इसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। और ये जो इतना बड़ा गैप है, आप लोगों को बता दो कि ये जब भी मार्केट में गैप हो जाता है इतना बड़ा, मतलब जब भी मार्केट फ्लैट ना ओपन होकर के 100-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए और उसके बाद वो और ऊपर चला जाए, इसका मतलब कि वो एक गैप रह जाता है। तो जो गैप बचता है वो गैप मार्केट कभी ना कभी फिल करने के लिए आता है, और वो फिल होने के बाद ही मार्केट में आप उस तरीके से मोमेंटम करता है। तो जैसा कि ये गैप है, अगर मैं देखूं ध्यान से, मैं एक बार डिलीट करता हूँ इस ड्राइंग को, ध्यान से देखूं तो इस कैंडल का अगर हाई के ऊपर अगर मुझे ध्यान से क्लोजिंग अगर मिलती है, तो मुझे हो सकता है कि ये अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। तो अपसाइड में मोमेंटम कहाँ तक कर सकता है, तो ये तकरीबन ये इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मार्केट में इस लेवल का जो गैप फिलिंग पेंडिंग है वो फिल हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में मूव होगा। ये तो हमने डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। हमारे लिए क्या हो गया कि हम चलिए पिछले दिन का लो मेरे लिए ये है, पिछले दिन का हाई मेरे लिए ये है। तो पिछले दिन का लो और हाई हमने दोनों मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हमारे लिए इतना सारा लेवल्स इंपॉर्टेंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आवरली चार्ट पे लेके चले जाएंगे। आवरली चार्ट में हम क्या करेंगे, 4 तारीख 3 तारीख जो भी है, हम यहाँ पे उसका रेंज मार्क करेंगे। यानी कि हमारे लिए लो ये है और हाई ये है, यानी कि अप साइड में मेरे लिए रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ पर 93 के आसपास, और नीचे में सपोर्ट 85 के आसपास है। अब मैं जाऊंगा 5 मिनट पे। 5 मिनट के चार्ट पे जब आप जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, सो आपको देखिए फ्रेंड्स, आपको एनालिसिस हर एक शेयर में करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सारे जो शेयर्स निफ्टी 50 में ही है उसी पे आप ध्यान दे सकते हैं। आप किसी और बैंक निफ्टी पे भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा शेयर है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, और दूसरे स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी देख सकते हैं। अलग कोई थीमेटिक आप देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, उसका इंडेक्स किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको लेकर के ट्रेड करना है। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया कि आपको किसी भी ट्रेड में, मतलब जो एंट्री लेवल्स वाले होते हैं, जो बिगनर्स जिसको बोलिए, जो शुरुआत करते हैं, जो ट्रेड में मतलब छोटा छोटा क्वांटिटी में जो लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं कि 5 मिनट का लो और हाई आप मार्क करके रखें। उसका जब बहुत छोटी क्वांटिटी में आप ब्रेक, मतलब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें पहले कि आपका ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं। जब आप देखेंगे यहाँ से कि इस लेवल पे आने के बाद, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ क्यों जाएंगे, ये तो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। यहाँ पर फिर आप बाय करके ये अपसाइड, क्योंकि आप यहाँ थोड़े टाइम के बाद फिर आप ये इस लेवल के 5 मिनट पे आप हाई को ब्रेक करने की इतने तक वेट नहीं करेंगे, आप यहीं पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद फिर ये अपने ट्रेड को यहाँ तक वेट करेंगे अपने प्रॉफिट का, ये आने के बाद यहाँ से हट जाएंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, दोबारा एंट्री करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद ये आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो आप 5 मिनट का स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट का भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंटम कर जाता है, इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ 5 मिनट का यूज करने के लिए। और अपने सबसे बड़ा चीज है कि किसी भी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने पोजीशन साइज को देखिए कि आपका जो पोजीशन साइज है कितना है, कितना पॉइंट्स का रिस्क बन रहा है 5 मिनट का हाई और लो। 5 मिनट 5 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का है, कि बड़े शेयर्स में आपको उस तरीके से मिलेंगे। अब जैसे 2700 रुपए का शेयर है तो इसके लिए 20-30 पॉइंट का मूवमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब रिलायंस का शेयर भी अगर देख लें तो रिलायंस का 2600 का शेयर है, तो इसके लिए अगर 5 मिनट का अगर मैं ये कैंडल भी लेता हूँ 9:15 का, तो लो है इसने बनाया है 90 का, और इसने हाई बनाया है लगभग 18 पॉइंट का है। तो 18 पॉइंट इसके लिए बहुत बड़ा नहीं है मार्केट, हाँ, लेकिन ये हैवी वेट है तो ये मार्केट को मूव करा सकता है, यानी कि निफ्टी को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब भी आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस देखना है। अब रही बात की कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे। अब कई लोग कई तरीके का इंडिकेटर यूज करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करना है, आप एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, वीवैप, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस,
जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कुछ इस तरीके से डाउन साइड में आपको दिखेगा, यानी कि ग्रीन का मतलब हो गया कि इस पे बाइंग हुई है यहाँ से, और ये ग्रीन कैंडल अप साइड में। जरूरी नहीं है कि जो अप साइड का कैंडल हो वही नीचे का भी हो, वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें, लेकिन आपको देखना होगा। कई बार होते हैं कि मार्केट में ट्रैप भी करता है। ये बड़े बड़े कैंडल्स जो होते हैं ये आपको ध्यान से देखना होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाइंग हुई होती है बहुत ही ज़्यादा, तो उस तरीके से उसका रिवर्स भी होता है मार्केट। ये देखिए इस कैंडल पे बहुत ही हैवी लोड में बाइंग हुई है यहाँ पे, तो उसका मार्केट रिवर्स भी हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग RSI यूज़ करते हैं, तो RSI में भी यूज़ करने का सभी लोगों का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग MACD यूज़ करते हैं, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। तो आपको किसी एक या दो इंडिकेटर्स को ही ध्यान रखना है, और ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना है जो कि सही हो इन द सेंस कि आपको सिग्नल परफेक्ट दे। मुझे ट्रेड मेरे पास होने के बाद मुझे सिग्नल मिलेगा तो फिर मेरे ट्रेड का फायदा क्या। तो इस तरीके में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब जो RSI है उसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका बाय डिफॉल्ट जो इसका पीरियड होता है, मतलब ये जो रेंज होता है ये 70 होता है, और डाउन साइड में जो होता है वो 30 होता है। 70 के ऊपर जाने का मतलब हो गया कि मार्केट में एक्सेस स्ट्रेंथ है, और इसके ऊपर मार्केट में चेंजेस आ सकता है अगर ये बेंड होता है। तो बेंड होने का मतलब हो गया कि अगर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है तो वहाँ से सेल ऑफ आने का चांसेस रहते हैं। वही अगर नीचे की तरफ अगर चला जाए, यानी कि 40 से नीचे चला जाए, तो मार्केट में चांसेस रहता है कि ये अब एक्सट्रीम सेल ऑफ जोन में जा चुका है। हो सकता है कि मार्केट में एक रिवर्सल मिले। अब कई लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को 15 मिनट पे यूज़ करते हैं। मैं दिखाता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जब आप देखेंगे ध्यान से, तो एग्जैक्टली इस कैंडल पे आपको दिख गया कि मार्केट यहाँ से वीक हो सकता है। इसने दिखाया तो ग्रीन कलर जरूर, लेकिन यहाँ से फर्दर नेक्स्ट मोमेंट में वीक हो गया। वीक होने के बाद ये फर्दर और भी नीचे आता चला गया, और जब ये मार्केट में 40 के आसपास आ गया, यानी कि ये ऑलमोस्ट सेल ऑफ जोन के आसपास आने लग गया है। और इसके नीचे अब कितना जाता है वो डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ये भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कुछ लोग VWAP यूज करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि इस प्राइस के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करता है तब तक आपको अपसाइड में देखने को चांसेस मिलेंगे। इस प्राइस के मतलब ये लेवल के नीचे जब मार्केट नीचे जाएगा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आया मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ये कंटिन्यूअस इसके ऊपर ही बना रहा। जब भी मार्केट इसके नीचे आया, नीचे जाने की कोशिश किया, मगर यहाँ से फिर वापस सपोर्ट लेकर के ऊपर ही गया। ये देखिए यहाँ पर भी नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस सपोर्ट लेकर के अपसाइड में ही, मतलब हमेशा जब तक ये VWAP के ऊपर में रहेगा। अब आप 5 मिनट का भी चार्ट पे भी देख सकते हैं इसको, कि VWAP के ऊपर या नीचे जब तक रहेगा तब तक वो वीक रहेगा, और अपसाइड में रहेगा तब तक वो स्ट्रांग रहेगा। सो फ्रेंड्स, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि कौन सा सूट करता है आपको, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर्स ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क करे ही और आपको प्रॉपर सिग्नल दे। आपको कुछ खुद का भी एनालिसिस करना होगा। जब आपको ये लेवल मालूम होगा तो आपको ये VWAP लेवल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपको पता होगा कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट में ठहराव आएगा। देखिए एग्जैक्टली आने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ इसी लेवल के नीचे सब कोशिश तो किया नीचे जाने की, लेकिन नहीं जाकर के वापस सपोर्ट लेकर के अपसाइड में गया। तो इस तरीके से भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। RSI हो गया, स्टोकास्टिक डाइवर्जेंस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखने में अच्छा तो लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि कुछ टाइम में आपको, हाँ स्टोकास्टिक ये रहा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे कि एकदम बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है मार्केट। यहाँ पर देखिए ये जब क्रॉसओवर होता है तो क्रॉसओवर होने के बाद एक मोमेंटम मिलता है जो कि अपसाइड का तक का टारगेट रहेगा। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपसाइड तक का यहीं पर दिखाएगा आपको। उसके बाद फिर ये फिर से शो कर देगा कि यहाँ से सेल ऑफ आएगा या जो भी है। तो तरीका बहुत सारा है ट्रेड करने का, डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन सा तरीका आपको सूट करता है। कई लोग इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो लोग हर एक सेगमेंट को, आप पहले ट्रेड करने से पहले ध्यान से सोच लीजिए कि आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है। पहले आप शेयर्स में करके छोटा छोटा ट्रेड करके 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ट्रेड करके आप पहले एक बार सीख लीजिए
मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लीजिए, पकड़ लीजिए, जान लीजिए किस तरीके से होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी दीजिएगा आप। जितना ज़्यादा टाइम देंगे चार्ट देखने में, लाइव मार्केट में सीखने में, पहले से आप एनालिसिस करके देखिए कुछ, या तो फिर आप कुछ शेयर्स में आप खुद से एनालिसिस करके रखिए पहले से। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, मैं काफ़ी शेयर्स में एनालिसिस करके पहले से रखता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि क्रॉस होने के बाद वहाँ से मोमेंटम कर सकता है। अब जैसे कि ये लेवल मुझे मालूम है कि ये इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में 1140 मेरे लिए सपोर्ट लेवल है। तो जब भी 1140 के आसपास आया है, मार्केट सपोर्ट लिया है। जब भी उसको क्रॉस किया उसने ब्रेकआउट दिया है। बैंक HDFC बैंक की भी बात करूँ तो HDFC बैंक में भी काफ़ी अच्छे मैंने लेवल्स पहले के फाइंड आउट किए हुए हैं। 1450 1440 के लेवल से ही आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये उस लेवल को परफेक्टली सस्टेन करते हुए काफ़ी ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि ये पुराने लेवल से, तो मैं उस लेवल को अभी ध्यान से देखूंगा नहीं। आपको ध्यान से देखना है, आपको मेनली ट्रेड सीखना है, करने के लिए सीखना है कि किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, राइट। तो अब मुझे सीखने के लिए क्या करना होगा, और लोगों का अलग अलग तरीका होता है सीखने का। तो मेरे पास जो भी तरीका है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब कौन सा तरीका आप अपनाते हैं, मैं जनरली क्या करता हूँ, हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले कुछ अपने एनालिसिस को आप लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट करता हूँ वीडियो में बता करके, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है कि कहाँ से आपको बाइंग हैपनिंग हो सकती है, सेलिंग हैपनिंग हो सकती है, कौन कौन से टारगेट तक जा सकता है मार्केट और किस तरीके से जा सकता है, तो वो भी आपको देखना है। हो सकता है कि उस लेवल से आपको दिखेगा 5 मिनट का ब्रेकआउट तो हो रहा है, लेकिन अप साइड में रहेगा जो आपको एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस रहेगा तो मैं वहाँ 5 मिनट के ब्रेकआउट को अगर ट्रेड भी करता हूँ तो मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाऊंगा, या तो नेट टू नेट निकल जाऊंगा, या तो मैं ट्राई करूंगा उस लेवल से शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि आप जो कोई भी एनालिसिस कीजिएगा आपको उस चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा। हालांकि परफेक्ट क्या मतलब ये नहीं कि आपको 100% वो चीज़ फिजिबल ही होगा। हो सकता है कि वो 10 दिन काम करे, 5 दिन ना काम करे। तो 5 दिन जो आपको नुकसान होगा वो कितना नुकसान होना चाहिए, वो 10 दिन के लॉस के बराबर, 10 दिन के प्रॉफिट के बराबर नहीं होना चाहिए। वो 1-2 दिन के बराबर मैक्सिमम हो तो चलेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और एक बार जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड कीजिए तो उसका बिल्कुल 50% क्वांटिटी कर दीजिए। यानी कि अगर मैंने HDFC बैंक में अगर मैंने फर्स्ट में 50 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी ट्रेड किया है, अगर मुझे अगला ट्रेड किसी में मिल रहा है तो मैं उसमें 10 क्वांटिटी लूँगा या 15 क्वांटिटी लूँगा या 5 क्वांटिटी लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करते हुए आपको डे बाय डे इम्प्रूव करते हुए जाना है। सो फ्रेंड्स, जो आज का मुझे बताना था आप लोगों को कि किस तरीके से कौन सा स्टॉक चूज़ करना है, टाइम फ्रेम किस तरीके से आपको चूज़ करना है इंट्राडे के लिए। कई लोग होते हैं पोजिशनल व्यू में बनाते हैं, तो पोजिशनल लोग जो बनाते हैं वो जनरली आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं या तो फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको स्विंग लो स्विंग हाई आपको नज़र आता है। वो लोग ट्रेड करके बैठे रहते हैं, ऑप्शन सेलर बैठते हैं इस तरीके से। खैर ऑप्शंस वगैरह के बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। फिलहाल आप स्टॉक्स में फोकस करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों को 5 मिनट और 15 मिनट जनरली इंट्राडे के लिए अगर कोई करना चाहे तो आप इसी लेवल को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इवन ये सेम चीज़ आप इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और आगे इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ तो इंडिकेटर्स देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं, लेकिन आपको सारे इंडिकेटर्स पढ़ना नहीं है, सारे इंडिकेटर्स जानना नहीं है। कई इंडिकेटर्स होते हैं जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि ब्रेकआउट होने के बाद आपको बताएगा। तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ सिंपल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम एनालिसिस यूज़ करता हूँ, वीवैप यूज़ करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग होता है क्या है कि मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छे तरीके से काम करने का मतलब ये हो गया कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे कि मैं कल के डेट के लिए ही अगर बता दूं कि कल किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, तो ये इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं कि मार्केट इस तरीके से इस लेवल के ऊपर जब तक बना रहेगा तो मैं बाय करूंगा। अब हो सकता है कि कल के डेट में मार्केट बिल्कुल और भी ऊपर जाकर के ओपन हो 469 या 373 यहाँ पर, तो मैं अपने लेवल पे आने का इंतजार करता हूँ। तो जब आपको टाइम हो जाएगा शेयर मार्केट में
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो आप खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे कि मैं अपने चीज़ों को और कैसे इम्प्रूव कर लूँ। मेन है कि अपने लॉसेस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। वो साइकोलॉजी आपको कोई स्पेशल जाकर के नहीं सिखाएगा। आपको खुद में पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। अब जैसे कि ये इसने 5 मिनट में ही बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, तो क्या आप इसमें ट्रेड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हाई है 41,880 के आसपास और इसका लो है तकरीबन 41,670 के आसपास, यानी कि लगभग 200 पॉइंट का रेंज है। ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। वही मैं इसमें अगर बात करूँ निफ्टी में, तो वही निफ्टी में भी अगर 15 मिनट का रेंज लूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ 5 मिनट या 15 मिनट पे। मुझे डाउन साइड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ तक ट्रेड करूँ, मुझे यहाँ तक प्रॉफिट मिलेगा, मैं किसी लेवल पे आएगा, मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा जो बताने का मकसद यही है कि जो बिगनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो होप लेकर के आए हैं, अपने होप को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। पैसा बनता है मार्केट से, हर तरीके से पैसा बनता है। ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है, ऑप्शन सेलर को पैसा मिलता है, स्टॉक्स बायर को मिलता है, स्कैल्पर को पैसा बनता है, हर तरीके से पैसा बनता है, लेकिन आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कैपिटल। आप अपना कैपिटल बना करके रखेंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में। कैपिटल इरोड करेंगे। कई बार होता है कि लोग फोमो में आकर के और इमोशंस में आकर के गलत ट्रेड ले लेते हैं, और गलत ट्रेड जब लेते हैं तो उसको एवरेज करने के चक्कर में वो बर्बाद हो जाते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है। आप इतना क्वांटिटी रखिए, अगर मान लीजिए आपका क्षमता है 100 क्वांटिटी लेने का, तो आप सबसे पहले 10 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि मेरा अकाउंट का साइज है 10 लाख रुपया, तो मैं पहले 20,000, 25,000, 50,000 में इन्वेस्ट मतलब पंच करूंगा ऑर्डर। मैं उतना ही ट्रेड करूंगा जितना मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी है। मान लीजिए कि किसी शेयर में अगर मुझे 5 मिनट का अगर मैं ब्रेकआउट, अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरा स्टॉक लेता हूँ, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, आपको वो भी चेंज करके। चलिए, ये JSW स्टील है, ठीक है। मैं स्टील का एक JSW स्टील, ये JSW स्टील का शेयर मैं देखता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। ये है 5 मिनट का लो और हाई, ये 5 मिनट का लो हो गया, ये हो गया 5 मिनट का हाई। आप ध्यान से देखिए, 5 मिनट का हाई भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से तकरीबन नहीं भी तो 7 से 8 पॉइंट ये अपसाइड जाने के बाद ही मार्केट में सेल ऑफ आया। तो आपको फर्स्ट आवर में ही आपको बस ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहना होगा कि 5 मिनट का मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन आपको यहाँ क्वांटिटी जो बिल्कुल छोटा अमाउंट में क्वांटिटी चला जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में आप पंच करेंगे और अगर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए 7 रुपये का रिस्क है ना। ये 707 का अपसाइड का लेवल है, डाउन साइड में 700 का लेवल। तो 7 रुपये का अगर मैं रिस्क लेने के लिए एक शेयर पे तैयार हूँ, मान लीजिए कि मैं मतलब 100 शेयर लेता हूँ, तो मेरे लिए मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा 700 का। तो जो मेरे को अपसाइड में 700 का जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा, मैं अपने ट्रेड से एग्जीक्यूट करूंगा या एग्जिट करूंगा, या तो फिर अपने क्वांटिटी को कम करूंगा, 100 से मैं 50 क्वांटिटी कर लूंगा। इस तरीके से ट्रेड आप मैनेज कर सकते हैं। या सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके आप ट्रेड कर सकते हैं, किसी इंडिकेटर्स को यूज करके कर सकते हैं। तो डिफरेंट इंडिकेटर्स पे आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक इंडिकेटर पे, क्योंकि आप एक इंडिकेटर पे अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको उस इंडिकेटर का बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बिहेव करता है, और उस शेयर का भी बिहेवियर समझ में आएगा कि किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मैं इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ, तो इंडेक्स का बिहेवियर मुझे पता है किस तरीके से बिहेव होना है। मैं अगर 5 मिनट की बात करूँ, मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया। 5 मिनट का देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस मुझे फॉल मिला। ये देखिए 203 से 210 से अगर फॉल होना स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको 110 तक गया, लगभग 100 पॉइंट्स मिला है। फर्दर उसके बाद और 100 पॉइंट, 50 पॉइंट चला जाए, उससे मतलब नहीं है। मेरे लिए एक है ना कि इसके क्लोजिंग के आसपास में आ गया, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है यहाँ पे, राइट। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अब आज के लिए मतलब पार्ट 2 के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को बताने के लिए कि
स्विंग ट्रेडिंग या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करें। मैं जो अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं वीवैप यूज़ करता हूँ, वीवैप के बाद मैं आरएसआई यूज़ करता हूँ। तो आरएसआई में आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को, 15 मिनट पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, आवरली बेसिस पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, या फिर डेली बेसिस पे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। वो भी कई लोग होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से करना है। तो हर एक के लिए अपना एक रिस्क डिफाइन होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं थोड़ा सा कंसाइज करके ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ उस चीज़ से रिलेटेड। क्योंकि जो लोग नए आते हैं वो लोग इस आस में आते हैं कि शेयर मार्केट से बहुत ही ज़्यादा पैसा बनता है। हाँ, बनता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। जो लोग करोड़ में कमाते हैं या लाख में कमाते हैं डेली के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट कमाते हैं। उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। वो 20 पॉइंट 40 पॉइंट ही कैप्चर करते हैं, लेकिन उनके पास क्वांटिटी बल्क रहता है। आपके पास अगर कैपेसिटी है, मैं अगर एग्जांपल भी दूं, मान के चलिए कि अगर मैं एक शेयर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बाय करता हूं, तो जनरली मैं 710 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। यानी कि 100 क्वांटिटी मुझे बाय करना है तो मुझे 71,000 रुपये मुझे मिनिमम चाहिए। अगर इसी को मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करूँ तो मुझे मात्र 14,200 रुपये देने पड़ेंगे। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 10,000 क्वांटिटी भी पंच करेंगे तो उनके लिए इंट्राडे कितना पड़ा, 14,20,000 रुपये पड़े। अब वही अगर आप लॉन्ग टर्म अगर गलती से इतना क्वांटिटी मारोगे तो 71 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो करोड़ में जो लोग बड़े एचएनआई और मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज और डीआईज, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं जिनकी मतलब कैपिटल साइज बहुत ही ज़्यादा करोड़ में होती है, वो लोग पंच करते हैं उसी तरीके से ऑर्डर। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप बाय करते हैं तो आपको सेल करने के लिए भी तो लोग चाहिए। अब मान लीजिए मुझे 10,000 क्वांटिटी बाय करना है तो 10,000 सेलर भी तो होने चाहिए। अब 10,000 सेलर नहीं है तो मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो तो पेंडिंग रह जाएगा। तो उस हिसाब से भी होता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं जनरली। कम वॉल्यूम होने पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर 710 पे बाय करना चाहेंगे तो अगला 710 पे ना बेच करके 711 पे बेचेगा, या 710 रुपया 20 पैसा ना बेच करके 710 रुपया 40 पैसे पे बेचना चाहेगा तो आपको महंगा में मिलेगा। तो आपको उन सभी चीज़ों से भी बचना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं पार्ट 3 में जो थोड़ा सा एक अलग कंसाइज वीडियो लाऊंगा, जो ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, या तो इंडेक्स में हो या तो किसी शेयर्स में हो, मैं उनके लिए एफएनओ पे एक सीरीज बनाऊंगा। छोटा सा 1-2 वीडियो ही रहेगा, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि ऑप्शंस पे, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस का टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लोग प्रेफर करते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करना। क्योंकि ऑप्शंस में होता है जनरली क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ। मान के चलिए कि 710 रुपये का मुझे JSW स्टील खरीदना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यू है कि यहाँ से और लगभग 20-30 पॉइंट ऊपर जाए और मुझे ट्रेड करना है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। तो यानी कि आप अगर 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको 7,10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और वही मैं व्यू जब मेरा पॉजिटिव है तो 710 का JSW स्टील का मैं नवंबर का कॉल खरीदूंगा, जो कि 19 रुपये पे मिलता है। यानी कि एक बकेट में इसमें 1350 क्वांटिटी होती है। यानी कि मेरे लिए मैक्सिमम रिस्क होता है 26,000 का। यानी कि मैं 26,000 रुपीज़ स्पेंड करके मैं अपना व्यू पॉजिटिव की तरफ कर सकता हूँ। पॉजिटिव की तरफ इन द सेंस कि मैं अगर आपको आवरली चार्ट भी अगर दिखाऊँ तो हो सकता है कि ये एक ब्रेकआउट के वर्ज पे हो, यानी कि 700 के ऊपर, 707 के ऊपर जब तक सस्टेन करे अपसाइड में जा सकता है। तो हो सकता है कि 720 730 2-3 दिन में चला जाए। तो ऑप्शंस जनरली, इसका स्टॉक ऑप्शंस इलिक्विड होने की वजह से मैं प्रेफर नहीं करता हूँ किसी को बाय करने के लिए, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं जनरली बता दूं कि आप 1,000 रुपये अगर इसमें लगाएंगे तो 7,10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अगर एक
क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो आपको 26,000 रुपये दे करके आप सेम फ्यूचर का आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क रहता है कि मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं होता है तो इसकी जो वैल्यू 19 रुपये 95 पैसे पे है, ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये घटता रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के डेट में ये ज़ीरो हो जाएगा। ये अपने प्राइस के हिसाब से ये एडजस्ट होता है। यही अगर ये 740 चला जाएगा तो हो सकता है कि ये 19 रुपये वाला आपको 20 रुपये और ज़्यादा मिल जाए। तो जब ये 10 रुपया 20 रुपया भी बढ़ेगा तो आपको पर लॉट आपको यानी कि एक लॉट पे 1350 क्वांटिटी है, तो इसका मतलब हो गया कि 13,500 रुपये आपको एक लॉट पे प्रॉफिट होगा अगर ये 10 रुपये ऊपर जाता है। तो ऐसे में भी आप कर सकते हैं। जब आपको अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करके अपना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इसी से रिलेटेड और भी इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों के लिए एक सिंपल होमवर्क है कि आप लोग मतलब पुराने एक्सपेरिमेंट को मतलब पुराने डेट में जा करके अपने ये सारे लेवल्स को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करके आप देख सकते हैं कि इस शेयर में आप करते हैं, मान लीजिए डेली के हिसाब से करते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपया रखा तो 1 लाख रुपये में आप कितना ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 आप शेयर्स को चूज़ करेंगे जिसमें आपको ट्रेड लेना है। हर एक शेयर में तो ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, 5 मिनट में जिसका ब्रेकआउट मिलेगा आपको उसका ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्राइस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, अपने क्वांटिटी को लेना है, जितना डिफरेंस रहेगा जोन का उतना के हिसाब से आपको रिस्क ले करके उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी अपना डिवाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें और आप देखिए कि कितना आपको मिलता है रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब जितना का आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 रुपये या 10 रुपये मिलता है या नहीं मिलता है। यानी कि 1:1, 1:2, कभी कभी होगा कि आपको 1:5 भी मिल जाएगा, 1:10 भी मिल जाएगा। तो रिस्क आपको उस तरीके से मैनेज करना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।